नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि गांधी जी को एक समय पर भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था? या ये कि उनके एक बेटे ने कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था? ये वो बातें हैं जो अक्सर महात्मा की जो बड़ी उपाधि है उसके नीचे कहीं दब जाती हैं। हम उन्हें एक आदर्श की तरह देखते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव थे उन्हें कम ही समझ पाते हैं। और आज हमारी कोशिश यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो गांधी जी की सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके परिवार और उन घटनाओं पर भी रोशनी डालते हैं जिन्होंने मोहनदास को महात्मा बनाया। बिल्कुल, तो आज हम सिर्फ इतिहास को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसके एक फैसले ने भारत का भविष्य बदल दिया। और उस कहानी को समझने के लिए शायद उनके परिवार से शुरू करना चाहिए, जो कोई आम परिवार तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके दादा उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान थे। मतलब राजनीति और प्रशासन तो उनके खून में था एक तरह से। और उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे, वो भी दीवान थे। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि करमचंद गांधी ने 4 शादियां की थीं और गांधी जी उनकी चौथी पत्नी पुतलीबाई की संतान थे। मतलब ये काफी स्थापित और प्रतिष्ठित परिवार का माहौल था। हाँ। लेकिन जब बात उनके अपने परिवार पर आती है, मतलब पत्नी और बच्चों पर, तो कहानी थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। हाँ, खासकर उनके बेटों के साथ उनके संबंधों में। उनकी पत्नी कस्तूरबा, जो उम्र में उनसे 6 महीने बड़ी थीं, वो तो हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं। लेकिन उनके जो 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, उनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। और ये कहानियां गांधी के आदर्शों के साथ उनके टकराव को भी दिखाती हैं। सबसे ज्यादा टकराव शायद बड़े बेटे हरिलाल के साथ था। पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो गए थे कि वो रिश्ता लगभग टूट ही गया था। ये तो एक त्रासदी की तरह लगता है। था भी, हरिलाल की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो पिता की तरह बैरिस्टर बनना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। और इसी विद्रोह में उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। हाँ, 1930 में कुछ समय के लिए उन्होंने इस्लाम अपना लिया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया। हालांकि बाद में वो आर्य समाजी बनकर हिंदू धर्म में लौट आए, लेकिन वो भटकाव उनके जीवन में हमेशा रहा। इससे ये भी पता चलता है कि एक महात्मा का बेटा होना कितना मुश्किल रहा होगा। ये पिता पुत्र के रिश्ते की एक बहुत ही माननीय और दुखद तस्वीर है। अच्छा, दूसरे बेटे मणिलाल तो उनके साथ दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं बस गए। जी, उन्होंने वहीं उनके काम को आगे बढ़ाया, लेकिन कहा जाता है कि रामदास उनके सबसे ज्यादा करीब थे। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है। कहते हैं गांधी जी को मुखाग्नि उनके तीसरे बेटे रामदास ने ही दी थी। बिल्कुल, और यहीं एक और रोचक कड़ी जुड़ती है। रामदास के बेटे यानी गांधी जी के पोते कानू गांधी, वो उनके निजी फोटोग्राफर बने। हम गांधी जी की वो जो तस्वीरें देखते हैं ना, हाँ, लाठी के साथ चलते हुए, हाँ, बहुत ही प्रतिष्ठित तस्वीरें हैं वो। उनमें से कई तस्वीरें कानू गांधी ने ही खींची थी। और चौथे बेटे देवदास पत्रकारिता में चले गए, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने। तो ये तो हुई परिवार की बात। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ परिवार से नहीं बनता। उसके विचारों को आकार कौन देता है? कौन से गुरु थे? कौन सी किताबें थीं? यहाँ 3 नाम सबसे अहम हैं। उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए श्रीमद राजचंद्र और दार्शनिक आधार के लिए लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन। गोखले वाली बात तो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर उसके पीछे का जो सार है वो ज्यादा जरूरी है। सोचिए, एक लंदन से पढ़कर आए बैरिस्टर को ये कहना कि भारत को समझना है तो पहले ट्रेन में बैठकर आम आदमी के साथ घूमो। एकदम सही। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक तरह की दीक्षा थी। जी। गोखले ने उन्हें किताबी राजनीति से निकालकर जमीनी हकीकत से जोड़ा। और श्रीमद राजचंद्र, उनका क्या प्रभाव था? श्रीमद राजचंद्र एक जैन दार्शनिक थे, एक कवि थे। उन्होंने गांधी जी की आध्यात्मिकता को दिशा दी। गांधी के जो सत्य और अहिंसा के विचार हैं, उनकी गहरी जड़ें राजचंद्र के साथ उनके संवादों में मिलती हैं। और फिर आती हैं किताबें जिन्होंने उनके सत्याग्रह के हथियारों को एक तरह से धार दी। बिल्कुल। लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। उसी किताब से उन्हें अहिंसक प्रतिरोध की ताकत का एहसास हुआ। और जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट, हाँ, उससे उन्हें सर्वोदय और भूख हड़ताल का विचार मिला। पर दिलचस्प यह है कि गांधी ने इन विचारों को सिर्फ अपनाया नहीं, उन्हें भारतीय रंग में ढाला। रस्किन के लिए भूख हड़ताल एक राजनीतिक हथियार थी, गांधी के लिए वो आत्मशुद्धि का जरिया भी बन गई।
तो एक युवा वकील जिसके दिमाग में ये सारे विचार उबल रहे हैं, उसे इन विचारों को अमल में लाने की प्रयोगशाला मिली दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल। 1893 में वो एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। गए तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन वहां 21 साल रुक गए। और वहीं उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो एक घटना जो शायद इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक है, ट्रेन वाला वाकया। हाँ, वो डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो एक पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। लेकिन उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद अपने चरम पर था। और एक गोरे यात्री को उनका फर्स्ट क्लास में बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि टिकट होने के बावजूद उन्हें सेंट पीट्स मॉरिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से जबरदस्ती उतार दिया गया। मैं बस उस एक रात की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। कड़कड़ाती ठंड, एक अनजान देश का स्टेशन और इतना बड़ा अपमान। उस एक रात में मोहनदास के अंदर जरूर कुछ टूटा होगा और कुछ नया बहुत मजबूत पैदा हुआ होगा। कहते हैं कि उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो इस अन्याय से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मोहनदास के महात्मा बनने का सफर असल में शुरू हुआ। और उन्होंने वहां सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं किए, एक पूरा सिस्टम तैयार किया। हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति थी। सबसे पहले 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, यानी पहला कदम लोगों को संगठित करना। फिर अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अखबार शुरू किया। जी, 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार, यानी दूसरा कदम जनमत तैयार करना। और फिर आया तीसरा कदम, एक्शन, सत्याग्रह। बिल्कुल। 1906 में जब सरकार एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल लाई, जिसके तहत हर एशियाई को एक पहचान पत्र हमेशा पास रखना होता था, तब गांधी जी ने पहली बार अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। और सत्याग्रह का मतलब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, इसका एक गहरा दार्शनिक आधार था। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। गांधी का मानना था कि आप बिना हिंसा के सिर्फ अपने सच पर टिके रहकर सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये शारीरिक नहीं, एक नैतिक लड़ाई थी। यानी दक्षिण अफ्रीका एक प्रयोगशाला बन गया। संगठन बनाना, अखबार चलाना, सत्याग्रह करना, ये सारे तरीके उन्होंने पहले वहां आजमाए, परखे और फिर उन्हें लेके भारत आए। इसीलिए जब वो 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत लौटे, तो वो 1893 वाले मोहनदास नहीं थे। वो एक अनुभवी नेता थे, जिनके पास अपनी एक जांची परखी विचारधारा और रणनीति थी। और इसी दिन को आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारत आते ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। शुरुआत में तो उनका रवैया काफी सहयोगी था। हाँ, उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था और उन्हें लगा कि अगर भारतीय इस मुश्किल समय में अंग्रेजों की मदद करेंगे तो युद्ध के बाद वो भारत को कुछ अधिकार दे देंगे। इसी उम्मीद में उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। और तभी से उन्हें मजाक में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। हाँ, और अंग्रेज भी खुश हुए। उन्होंने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। लेकिन ये उम्मीद जल्दी टूट गई। भारत आने के बाद गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले देश का भ्रमण किया। उन्होंने सीधे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं किए। नहीं, उन्होंने पहले छोटे क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी रणनीति को आजमाया। एक तरह से ये उनकी बीटा टेस्टिंग फेज थी। और पहला बड़ा टेस्ट था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, ये भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण में तिनकठिया नाम की एक प्रथा थी, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 32 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जो उनके लिए घाटे का सौदा था। बिल्कुल। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो वहां गए और आंदोलन सफल रहा। कहते हैं इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। तो मोहनदास से महात्मा बनने का सफर चंपारण में सार्वजनिक हो गया। हाँ, एक तरह से चंपारण में सत्याग्रह को परखा। फिर अगले ही साल 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में उन्होंने अपने दूसरे हथियार भूख हड़ताल का पहली बार इस्तेमाल किया। तो वो धीरे धीरे अपने दक्षिण अफ्रीकी तरीकों को भारत के हिसाब से ढाल रहे थे। एकदम। लेकिन चंपारण और अहमदाबाद ये दोनों क्षेत्रीय सफलताएं थीं। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और गांधी जी को भी एहसास हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। इसके विरोध में उन्होंने 1920 में अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। सहयोग का दौर खत्म हो गया था। और यहीं से उनके पहले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। जी, 1 अगस्त 1920 को उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया
और यहाँ उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता दिखती है। उसी समय भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मौका माना जो 100 सालों में नहीं मिलेगा, और दोनों आंदोलनों को जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने पहली बार देश के दो सबसे बड़े समुदायों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद जो अगला बड़ा आंदोलन था वो था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से हुई थी, दांडी मार्च से। हाँ, नमक सत्याग्रह। उस समय नमक बनाने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था और उस पर टैक्स भी लगता था। गांधी जी ने नमक जैसी आम जरूरत की चीज को अपनी लड़ाई का प्रतीक बनाया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जटिल राजनीतिक मुद्दों को आम इंसान के जीवन से जोड़ देते थे। 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने सिर्फ एक चुटकी नमक नहीं उठाया, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। और फिर आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यहाँ हमें एक अलग गांधी देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। जो इंसान हमेशा अहिंसा की बात करता था, उसका ये कहना बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये एक तरह से उनके सब्र का अंत था। वो समझ चुके थे कि अब बातचीत या छोटे मोटे विरोध से काम नहीं चलेगा। आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चला और उन्हें गिरफ्तार कर पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी कई बार जेल गए, लेकिन पुणे की यरवदा जेल उनके लिए खास थी। वो यरवदा जेल को यरवदा मंदिर कहते थे। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद उन्हें इसी जेल में भेजा गया था। और 1932 की वो ऐतिहासिक घटना भी इसी जेल में हुई थी। हाँ, जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की, तो गांधी जी ने इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। बिल्कुल। तब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनसे जेल में मिलने गए और दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ। ये समझौता यरवदा जेल में ही हुआ था। और 1942 में आगा खां पैलेस की नजरबंदी उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद रही। हाँ, क्योंकि उसी नजरबंदी के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति थी। चलिए कुछ और जरूरी तथ्यों को भी समेट लेते हैं। उनकी आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक जन आंदोलन में बदल दिया, उसके अध्यक्ष वो सिर्फ एक बार बने। सिर्फ एक बार, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। उन्हें कई उपाधियां भी मिलीं। महात्मा जो टैगोर ने दी, राष्ट्रपिता जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और विंस्टन चर्चिल ने तंज में उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, जो बाद में उनकी पहचान का हिस्सा ही बन गया। तो आज हमने गांधी जी के जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को समझा। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे मोहनदास से लेकर दक्षिण अफ्रीका में अपमान सहने वाले बैरिस्टर तक का सफर। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संघर्ष और उसकी आत्मखोज पूरे देश के सामूहिक संघर्ष का प्रतीक बन गई। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत पर बनाया, उन्होंने 1942 में करो या मरो जैसा नारा क्यों दिया? उनके विचारों में ये बदलाव क्यों और कैसे आया? क्या ये उस समय की परिस्थितियों का दबाव था, या फिर ये उनकी रणनीति का ही एक सोचा समझा अगला कदम था? ये सवाल उनके व्यक्तित्व की उस जटिलता को दिखाता है जो उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधने नहीं देती।